हाँ जी बेटा, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। आज हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिसिटी। दो प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी होती है बेटा, पहली स्टैटिक और दूसरी करंट। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? जिसमें जो चार्ज होते हैं रेस्ट पे होते हैं। चार्ज क्या होते हैं? रेस्ट पे होते हैं, उसको हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये आगे वैसे आपके सिलेबस में ये नहीं है, ठीक है। जिसमें चार्ज रेस्ट पे होंगे उसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोल देते हैं। जैसे इसका दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। रेस्ट पे कैसे होते हैं? सपोज कर लो आपके पास एक सिल्क है प्लस ग्लास है, तो आपने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा। अगर सिल्क के साथ ग्लास रोड रब करते रहे तो बार बार, तो उस पर चार्ज आते हैं। ये ग्लास रोड है, ठीक है। ये कोई भी कपड़ा है, सिल्क का कपड़ा, ठीक है। ये कोई भी सिल्क, तो क्या होता है बेटा, जब हम इसको इसके ऊपर रब करेंगे, ठीक है, रब करेंगे तो उसके बाद चार्जेज आ जाते हैं। जैसे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो आप देखोगे अगर इस तरह आप करोगे, उसके बाद इस जो रॉड के किसी के पास लेके जाओगे तो उसमें चार्ज पैदा हो जाएगा। हालांकि ये चार्ज के रेस्ट पे, इसीलिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। ये रेस्ट पे है, जिस पे आगे आगे। अपन छोटे थे तो करते थे ना, एक मान लो क्या लेते, कोई कॉम ले लिया, जब कोई स्केल ले लेते थे उसको रब करते रहते थे यहाँ पे, तो वो चार्ज आए थे। उसके बाद क्या करते थे, छोटे छोटे कागज के टुकड़े करते थे। हम जो करते थे उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े कर लेते थे, वो इस तरह लेके जाते थे, वो मैग्नेट की तरह उसके साथ चिपकते थे। आप लोग भी करते होंगे कभी ना कभी, ठीक है। वो होते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, वो चार्ज उसी के ऊपर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें जो चार्ज होते हैं वो होते हैं मोशन। चार्ज क्या बेटा? मोशन के अंदर होते हैं। जिसमें मोशन के अंदर होते हैं उसको कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसी के बारे में सारा चैप्टर पढ़ेंगे, इसी के बेस में, ठीक है। कि चार्ज है वो कैसे फ्लो करते हैं, ठीक है, किस तरह उनकी मूवमेंट होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले, करंट से पहले हमें करंट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। करंट में क्या आते हैं बेटा? एक कंडक्टर आते हैं और एक इंसुलेटर आते हैं। कंडक्टर क्या होते हैं? जिसके अंदर से इजीली करंट पास हो जाए। कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो इजीली हो जाता है, ठीक है। उसको कहते हैं कंडक्टर, जिसमें से फ्लो होता है। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम है ना, जिसमें से फ्लो होता है। दूसरा आता है इंसुलेटर बेटा। इंसुलेटर क्या होते हैं? जिसमें से करंट पास नहीं होता, उसको कहते हैं इंसुलेटर। आपने देखा होगा वायर्स होती हैं, वायर तारें देखी है ना, ठीक है। उसके ऊपर आप कहते हैं अंदर से तार निकलती है, ऊपर वो रबड़ लिपटी होती है। उस रबड़ को आप क्या कहते हैं कि ये वायर है जो इंसुलेटेड है, इंसुलेशन की गई है। इसके ऊपर कोटिंग, जो ऊपर वाली रबड़ होती है ना, उसको कहते हैं इसके ऊपर इंसुलेटेड है, उसी से बना इंसुलेटर, ठीक है। जिसमें से करंट पास नहीं होता, बैड कंडक्टर होती है। उसके बाद आता है बेटा हाउ डू मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आप देखते हैं कि मेटल में से करंट पास होता है, नॉन मेटल्स में से नहीं होता, ठीक है। ये ब्रॉड है, वैसे बहुत एरिया बड़ा है इसका, कि जो मेटल्स है उसमें क्या ऐसा होता है कि उसमें से करंट पास होता है। तो उसमें क्या होता है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। छोटा सा उदाहरण देकर समझाता हूं कैसे। करंट जो पास होता है वो मेटल्स में से होता है। तो क्या है इसका पहला क्या बेटा? पहला कारण है कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा है इसका जो साइज है वो लार्जर होता है, इसका साइज लार्जर होता है। अब इसको आपको उदाहरण के एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कर लो आपकी क्लास है,
50 बच्चों की क्लास है आपकी, ठीक है, तो ज्यादा हो गया, साइज बड़ा हो गया, तो उसमें मान लो 2-4 बच्चे इधर उधर हो जाते हैं तो पता नहीं चलता। ऐसे ही होता है ना, साइज बड़ा है, एक साइज छोटा हो, ठीक है, 20 बच्चों की क्लास है तो उसके ऊपर टेंशन रहती है 20 बच्चों के ऊपर, ठीक है। जब 20 बच्चों के ऊपर टेंशन रहती है तो क्या होता है, कोई इधर उधर नहीं जा सकता। तो मेटल्स का साइज बड़ा है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो फ्रीली रैंडम मोशन, इसके अंदर रैंडम मोशन होता है कि वो फ्रीली कहीं भी घूमते हैं, कोई किधर जा रहा है कोई किधर जा रहा है। तो इसीलिए क्या है, जो मेटल्स है वो कंडक्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी, यही मेन कारण है। इसके बाद फ्री इलेक्ट्रॉन है, जहां से इलेक्ट्रॉन भागा, रैंडम मोशन कर रहा है, कोई कहाँ जा रहा है कोई कहाँ जा रहा है, ठीक है। जैसे होता है ना, परिवार बड़ा हो, किसी के 10 बच्चे, एक बच्चा पता नहीं कहाँ घूम रहा है, ठीक है, तो वही काम है, ठीक है। मेटल्स में क्या है, साइज बड़ा है। मेटल्स का क्या होता है बेटा, कोई कर लो, ये इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व हो रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है। अब एक आधा इलेक्ट्रॉन कहीं चला जाए, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके पास, मेटल्स के पास, ठीक है। एग्जांपल के से समझाता हूं मैं, और एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन ले लिए मैंने, एक तो जहां बेटा ये बड़ा होता है ना, ये बड़ा पॉजिटिव होता है, जहां डंडा बड़ा होता है, दूसरा नेगेटिव होता है, ये याद रखनी चाहिए, ठीक है। ये नेगेटिव है। अब क्या है, ये इसके अंदर वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर है, इसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर है, तो क्या करंट पास नहीं हो रहा, ठीक है, करंट दोनों में से पास नहीं हो रहा, दोनों में से करंट पास नहीं हो रहा, इसको बंद कर दो। डिस्टिल्ड है ये। अब इसके अंदर क्या किया अपन ने, NaCl का सोल्यूशन ले लिया, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड साल्ट सोल्यूशन ले लिया। अब इसमें क्या होता है, जब NaCl का सोल्यूशन ले लिया मैंने, तो क्या होगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये टूट जाएगा। अब क्या है, इसमें ब्रेकडाउन होने के बाद फिर इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। जब इसकी Na और Cl आपस में टूट गया, Na पॉजिटिव हो गया, Cl नेगेटिव हो गया, तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गई। अब ये क्या था, अपना पॉजिटिव था, और ये क्या था, अपना नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा, पॉजिटिव है वो नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, और ये हम कह देते हैं ये क्या हो गया, साल्ट सोल्यूशन क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया। क्लियर बेटा। इसके बाद आता है बेटा इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद एटम्स। मैंने अभी बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है जो फ्रीली मूव कर रहे हैं तो वो रैंडम मोशन में होते हैं। कोई कर लो, ये रैंडम मोशन है, कोई कहां जा रहा है कोई कहां जा रहा है, ठीक है, ये रैंडम मोशन कर रहे हैं, ठीक है। ये रैंडम मोशन में जब तक कि इसके साथ कोई सेल अटैच नहीं होता तब तक इलेक्ट्रॉन फ्री है, कहीं भी मूव कर सकते हैं। अब देखो ये कोई भी चीज आ गई, मान लो कोई भी एक एप्लियंस आ गया, इलेक्ट्रिकल एप्लियंस हो गया कोई भी, पॉजिटिव नेगेटिव, हमेशा जो करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। अब जो इसके अंदर थे वो अब रैंडम मोशन नहीं रहेगी, वो एक सीक्वेंस में जाना स्टार्ट कर। जब जैसे ही सेल अटैच हो गया तो ये रैंडम मोशन था, जो कोई कहां जा रहा है, कोई होता है ना, कई बार मान लो कोई कहां घूम रहा है, सुबह प्रेयर टाइम होता है, कोई कहां है कोई कहां है, उसके बाद जैसे ही विसल होती है तो सारे एक सीक्वेंस में जाना स्टार्ट कर देते हैं, एक लाइन में हो जाते हैं।
उसी तरह जैसे ही इसके अंदर सेल अटैच हो गया तो वो क्या है, एक सीक्वेंस में उनका जो जाना आना है उसका पाथ मिल जाएगा उनको, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, इस तरह का फ्लो होता है। फ्लो क्या है, एक सीक्वेंस में होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये दोबारा आपकी डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, करंट की डायरेक्शन क्या होती है। तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, अभी मैंने बताया था जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट की, ये मैंने करंट की बताया। अब इलेक्ट्रॉन की कई बार आ जाता है, जो इलेक्ट्रॉन है इनकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव, क्योंकि अपने पहले पढ़ाया जब लाइक चार्ज होते हैं, मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये क्या है, रिपेल करेंगे। जब ये पॉजिटिव पॉजिटिव है ये रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को दूर भगा रही हैं। जब ये चार्ज अनलाइक हो जाते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव तो ये अट्रैक्ट करते हैं, तो ये अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, अब क्या, जहां ये नेगेटिव आ गया जहां पॉजिटिव आ गया तो ये इसका पॉजिटिव इसके पास जाएगा, इसका ये पॉजिटिव इसके पास जाएगा, तो इस तरह ये फ्लो होना स्टार्ट होता है। तो बंद कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह ये फ्लो होना स्टार्ट होता है। इसके बाद आते हैं बेटा, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। असल में देखा जाए तो अब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट होता है। सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज दो प्रकार के होते हैं बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। हमेशा लाइक चार्जेस क्या है, रिपेल करते हैं, एक सी पॉजिटिव पॉजिटिव पे भगाएंगे। अनलाइक चार्ज है वो अट्रैक्ट करते हैं, जैसा मैग्नेट में भी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज को हम क्या कहते हैं, क्यू कहते हैं। क्यू मीन्स चार्ज, जो फ्लो करते हैं। हम देखते हैं बेटा कुछ समय के बाद कोई बैटरी या कोई सेल है हमारे पास, तो हम बोलते हैं कि ये खराब हो गया, ये खत्म हो गया, ये डैमेज हो गया, ठीक है। तो उसमें होता क्या है बेटा, ये चार्जेस ही फ्लो होते हैं, आगे बताएंगे आपको, ठीक है। चार्जेस ही फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बेटा इलेक्ट्रिक करंट। करंट में क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, इतनी सुटेबल है, फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन इसको अगर प्रॉपर एक वे में लिखना, सही डेफिनेशन लिखनी है तो आएगा द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि जैसे ही मैंने आपको पहले भी कई चैप्टर्स में बताया, रेट जहां पे रेट लग गया उसका मतलब होता है 1/t, मतलब टाइम इंक्लूड हो जाता है उसके अंदर, टाइम ऐड हो जाता है। रेट का मतलब है 1/t। तो इसके जो फार्मूला है, I मीन्स करंट, Q मीन्स चार्ज और T मीन्स टाइम, T मीन्स टाइम, ठीक है बेटा। I मीन्स करंट, Q मीन्स चार्ज और T मीन्स टाइम। तो I किसके ऊपर होता है, Q/T। तो इसकी रिएक्ट जो करंट की डेफिनेशन है वो क्या है, द फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स द रेट ऑफ फ्लो, ठीक है, कि कितने टाइम के अंदर जो फ्लो हो रहा है चार्जेस का वो हो रहा है। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है एम्पियर, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है एम्पियर, ठीक है। और चार्ज का जो चार्ज है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, क्या वो उसका सिंबल हो गया, ठीक है, एसआई यूनिट इसका एम्पियर हो गया। अब क्या बेटा, 1 एम्पियर किसके इक्वल होता है, 1 एम्पियर, ये मैंने एसआई यूनिट बताया, एम्पियर किसका बताया, करंट का। एम्पियर एसआई यूनिट किसका है, बढ़िया, एम्पियर किसका है, करंट का है, ठीक है।
1 एम्पीयर किसके इक्वल होता है? चार्ज का जो यूनिट होता है वो होता है कूलम। जो चार्ज है ना, क्या चार्ज, इसका जो यूनिट है वो है कूलम, सी से उसको डिनोट करते हैं। तो 1 एम्पीयर क्या होगा? 1 कूलम बाय 1 टाइम का अपने को पता है सेकंड। करंट का सुन लो एम्पीयर, ठीक है। करंट का जो चार्ज होता है वो एम्पीयर होता है, जो चार्ज का होता है उसको कूलम बोलते हैं, और टाइम का सेकंड। तो ये 1 एम्पीयर किसके इक्वल आ गया? 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड। यही से इसकी एम्पीयर की डेफिनेशन बनती है, ठीक है, कि 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज जो फ्लो कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? 1 एम्पीयर कहते हैं, ठीक है। 1 वैसे लेने को तो आप 2/2 भी ले सकते हैं। मान लो 1 एम्पीयर किसके इक्वल ले रहे हैं? 2 कूलम अपॉन 2 सेकंड, 2 से 2 कैंसिल होकर रहे तो वही है ना बेटा, 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड। लेकिन जब लेने ही है तो थोड़ा स्टैंडर्ड यूनिट तो लो ना, स्टैंडर्ड तो लो कि 1/2, 2/2 ले लो, 3/3 ले लो, 4/4 ले लो, सेम ही चीज है रहेगा। तो वो लास्ट में क्रॉस होने के बाद, कटने के बाद 1। इसके बाद आता है बेटा अमीटर और वोल्ट मीटर। ये कभी दिखाएंगे आपको। अमीटर, अमीटर में क्या होता है बेटा? इसको डिनोट करते हैं ए से, गैल्वेनोमीटर को जी से। सबसे पहले आप अमीटर के बारे में बात करते हैं। अमीटर में जो इसकी नंबरिंग होती है ना, जो मीटर होता है उसमें इस तरह होती है 0 1 2 3 4 5। ये अमीटर में करंट के बारे में बताता है, ठीक है। उसके बारे में बताया कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है। अमीटर का ये होता है इस तरह का। लेकिन गैल्वेनोमीटर में जो होता है वो इस तरह होता है, ठीक है। ये दिखाऊंगा, लैब में पढ़े हैं, अदरवाइज इसमें फोटो इसकी ऐड कर देंगे, ठीक है। उसमें 0 वहां होती है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अमीटर हमें करंट के बारे में बताता है, गैल्वेनोमीटर भी हमें करंट के बारे में है, लेकिन ये करंट की डायरेक्शन बताता है। सेंटर में देखो 0 सेंटर में है, इस तरफ मूवमेंट हुई सुई की, ठीक है। नीडल इस तरफ गई तो इसका मतलब इस तरफ करंट की डायरेक्शन है, इस तरफ गई तो करंट की डायरेक्शन इस तरफ आ गई, ठीक है। ये हमें क्या बताएगा? इसकी डायरेक्शन, इसकी ये डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। इनकी ये डायरेक्शन बताता है। दूसरा जो गैल्वेनोमीटर है बेटा, ये हमें सेंसिटिव करंट के बारे में बताता है। जो मीटर इसमें करंट नहीं आता, बिल्कुल ना बराबर, बिल्कुल थोड़ा करंट है, बिल्कुल ना बराबर करंट है, तो वो मीटर नोट ही नहीं कर सकता, मीटर ही नोट करेगा, ठीक है। तो ये गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव करंट के बारे में बताता है, प्लस इसकी डायरेक्शन तो इसमें बतानी होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। इसके बाद आता है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। जिसमें बेटा वाटर है, जब ये दोनों का लेवल सेम है, ये लेवल, ठीक है। आप इसको घर में भी एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। 2 बोतल ले लो, उनका लेवल सेम रखो पानी का, ठीक है। जब दोनों का पानी का लेवल सेम है दोनों बोतल्स के अंदर, तो वो फ्लो नहीं करेगा, जैसा कि इसमें दिखा ये फ्लो नहीं करेगा। अब इसके फ्लो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। जब इसका फ्लो दिखाना है, हमने फ्लो हो कि पानी एक जगह से दूसरी जगह जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो उसके लिए क्या बेटा,
तो उसके लिए मान लो उसी तरह सेम बीकर पड़ा है जिसके अंदर पानी है, सेम बीकर वही वाला लिया पानी पहले वाला। अब दूसरा जो बीकर लिया था मैंने वो थोड़ा मैंने हाइट पे ले लिया, दूसरा बीकर मैंने हाइट पे ले लिया। दोनों का लेवल पानी का जो वाटर का लेवल है वो सेम बीकर जो पहले लिए थे पानी वही बीकर उतना ही वाटर उसके अंदर सेम ले लिया। तो इसमें क्या किया, इसको हाइट पे रख दिया। तो जो पाइप लगाई वो आप इस तरह लगा, तो अब वहां से वाटर इसमें फ्लो होगा, नेचुरल होगा, क्योंकि ये लेवल अप हो गया, डिफरेंस आ गया दोनों में, दोनों के अंदर डिफरेंस आ गया। तो उसी डिफरेंस को आप पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, जो आप कहते हैं ना कि हमारा सेल खराब हो गया, डैमेज हो गया, उसमें जो फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है, फ्लो हो रहा है। अब मान लो सपोज कर लो ये एक सेल है मेरे पास, ये एक मेरे पास सेल है, इसके अंदर मान लो सपोज कर लो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, दूसरी तरफ इधर ये नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो फ्लो होएगा, ये पॉजिटिव कम है, फ्लो होता रहेगा। ठीक है, जैसे ही इनका फ्लो होते होते लास्ट के अंदर ये बैलेंस हो जाएंगे, चार्ज बैलेंस हो जाएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जब ये बैलेंस हो गए तो वो फ्लो होना बंद हो गया, जैसा कि हम वाटर का एग्जांपल ले रहे थे। जैसे ही ये एक लेवल में आ गया, इस लेवल में आ गया, ये सेम लेवल में, तो उसके बाद ये फ्लो नहीं होता। जब इनका लेवल सेम हो जाता है ना, आप देखते हैं अपने मान लो घरों में भी ये अप्लाई होती है चीजें। ठीक है, फ्लो कोई भी चीज का फ्लो है, दोनों एक ही सेम हाइट पे है तो फ्लो नहीं होगा। जब एक की हाइट ज्यादा होगी तो ये फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब ये सेम हो गया, बैलेंस हो गया दोनों तरफ, तो हम क्या कहेंगे, हमारा सेल डैमेज हो गया, फ्यूज हो गया, सेल खत्म हो गया, खराब हो गया। ठीक है, क्लियर बेटा। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल डेफिनेशन कर सकते। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट टाइम कि कितने टाइम के अंदर कितना काम हुआ, यही होता है ना, कितने टाइम के अंदर कितना काम। मीन्स जो ये चार्ज है, चार्ज फ्लो हुए, जैसे ही चार्ज फ्लो हुए तो उन्होंने कितना काम किया, वर्क कितना काम किया, कितने करंट आगे भेजा। ठीक है, कितना वर्क हुआ, वो बहुत ही अपनी वोल्टेज। ठीक है, इसमें आप एग्जांपल लेते हैं, सपोज कर लो, मैं 2-3 एग्जांपल लेता हूं। पहला सपोज कर लो ये सेल है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, इसमें मान लो 1.5 वोल्ट है, सेल लगा है 1.5 वोल्ट का। अब इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, ये फ्लो हो रहा है करंट, तो जो इसकी डायरेक्शन है, अब ध्यान से देखना। ठीक है, जो स्पीड है वो क्या है, धीरे धीरे जा रही है इस तरह। ठीक है, 1.5 वोल्ट इस तरह जा रहा है फर्स्ट एग्जांपल के अंदर। सेकंड एग्जांपल मैंने लिया, ठीक है, मैंने यहां 3 वोल्ट कर दिया, तो करंट जा रहा है भाई। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन थोड़ी, जो स्पीड है वो चेंज होगी, थोड़ी तेज होगी। अब तीसरे एग्जांपल में मैंने 3 वोल्ट की जगह मैंने 6 वोल्ट की बैटरी ले ली, तो वो करंट फ्लो होने लगता। ठीक है, मीन्स ज्यादा पावर होगी तो वर्क ज्यादा होना स्टार्ट होगा। उसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। 1V इक्वल टू 1 जूल। वर्क डन होता है, जो वर्क होता है हमेशा जूल के अंदर होता है, और चार्ज कूलम के अंदर।
तो यहां से वोल्ट मीटर 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या आ गई 1 जूल बाय 1 कूलम। इसी तरह आपको 1 जूल निकालना हो यहां से तो वो क्या आएगा 1 वोल्ट इंटू 1 कूलम। ठीक है, इसी तरह निकल जाएगा। फिर आता है बेटा करंट डिपेंड्स अपॉन। करंट डिपेंड्स अपॉन क्या करता है, जो चार्ज होते हैं वो क्या होता है। चार्ज में मैंने बोला था पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं मींस प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज मीन प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन मींस नेगेटिव चार्ज। इनकी जो वैल्यू होती है वो सेम होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -90 कूलम, दोनों की सेम होती है। डिफरेंस है तो कहां है, जो प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज पे ये प्लस है, नेगेटिव चार्ज पे ये माइनस है। इलेक्ट्रॉन में ये वैल्यू इसकी फिक्स है इलेक्ट्रॉन की, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब मान लो वही वर्क डन है, अब वर्क डन ज्यादा कर रखा है अपने। अब कहीं मान के चलो बैटरी लगा रखी है 6 वोल्ट की, कहीं 9 वोल्ट की, कहीं 3 वोल्ट की, तो वर्क डन उसी पे डिपेंड करेगा। तो मान लो उन्होंने बोल दिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब मान लो कोई भी एक वायर है, वायर में करंट जा रहा है, कोई एक वायर है, ये न्यूमेरिकल्स है, आ सकता है, वायर में करंट जा रहा है। ठीक है, सपोज कर लो वायर में करंट जा रहा है, मान लो 5 कूलम करंट जा रहा है 5 कूलम। अब वो कहे कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने के लिए क्या है, एन क्या हो गया, क्यू अपॉन ई। तो क्यू क्या है 5 कूलम, चार्ज 5 कूलम है, अपॉन इलेक्ट्रॉन का फिक्स है बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो इसको सॉल्व कर लो, ये पावर है ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, अपॉन क्या रहेगा 1.6, इसको काट के आपका आंसर आ जाएगा n। ठीक है, अब इससे आपको डायरेक्ट हमें पता चलता है, मैंने अभी पीछे बताया कि अगर आप करंट बढ़ा रहे हैं, करंट बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज बढ़ रही है। ठीक है, करंट की स्पीड बढ़ रही है, तो क्या है बेटा V क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। करंट बढ़ गया तो वोल्टेज बढ़ गई, यही है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अपन ने क्या किया, ये V1 लिया, V2 लिया, V3 लिया, I1 I2 I3। जैसे ही मैंने वोल्टेज बढ़ा दी, करंट पहले वोल्टेज पे ये था, कोई कर लो 3 था, 3 पे, फिर मैंने 6 कर दिया जहां पे, तो ये करंट भी बढ़ गया और अपनी वोल्टेज, फिर 9 कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ये पैरेलल बढ़ता गया एक ही सिंगल डायरेक्शन में, जिससे हमें पता चलता है कि V इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, जहां I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, जहां पर ऐसे बोल सकते I डिपेंड्स ऑन V, मीन्स मैं आपके ऊपर डिपेंड कर रहा हूं। I डिपेंड्स बात होगी, I डिपेंड्स अपॉन V, ये B मैं बोल रहा हूं ये वाला हुई, ठीक है, लेकिन B से आप समझो आपके साथ ही मैं हूं। ठीक है, तो V क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ रही है, फ्लो चार्ज बढ़ा दिया वोल्ट बढ़ गया। ठीक है, अब क्या है नई चीज जो मेन है उसकी एंट्री होगी बेटा, जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस जगह पे अपन R लगाते हैं। R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस, R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस। अब बात जहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट, ठीक है, जो मस्ट है, ओम्स लॉ जिसको कहते हैं। ठीक है, V इक्वल टू IR, R मीन्स रेजिस्टेंस। देखो अब तक तो मैं क्या कह रहा था, V बढ़ रहा है I बढ़ रहा है, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। V बढ़ रहा है तो I भी बढ़ रहा है, V कम हो रहा है तो I भी डिक्रीज हो रहा है। अब तक यही बात थी
बी वोल्टेज बढ़ गई, करंट बढ़ गया, करंट बढ़ गई, वोल्टेज बढ़ गया, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। लेकिन अब क्या है, ये नई चीज आ गई रेजिस्टेंस, मींस वो बात अब गलत साबित होगी कि बी बढ़ रहा है आई बढ़ेगा, नहीं, बीच में ये आर हो गया, आर का रोल आ गया। ठीक है, अब आर अगर अपन निकालना तो वी बाय आई। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं, ओम्स लॉ। ठीक है, उससे पहले अपन रेजिस्टेंस के बारे में मैं आपको पढ़ाता हूं। रेजिस्टेंस होता क्या है बेटा? रेजिस्टेंस होता है पावर ऑफ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर की पावर टू रेजिस्ट। रेजिस्ट का मतलब आप अपोज भी लिख सकते हैं, अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्ज, जो किसी चीज को चलने में रुकावट पैदा करता है, थोड़ी बहुत रुकावट पैदा करता है। ठीक है, कई बार होता है ना कहीं पर जा रहे हैं। ठीक है, अब अपन रेजिस्टेंस का मैं आपको मीनिंग समझाता हूं। सपोज कर लो स्कूल से हम घर जाते हैं, प्रिंसिपल सर का क्वार्टर स्कूल के अंदर ही है, उनका तो घर। अब मान लो एक तो मैं अपने घर जा रहा हूं, ठीक है, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा रहा हूं आपको। एक तो मैं अपने घर में जा रहा हूं और एक प्रिंसिपल सर अपने घर में जा रहे हैं जहां से स्कूल से। तो पहले कौन जाएगा? पहले प्रिंसिपल सर जाएंगे, क्योंकि उनका घर साथ ही है, स्कूल के अंदर ही है। मैं जब जाऊंगा तो मेरे को रास्ते में काफी जगह ट्रैफिक भी मिल सकता है। ठीक है, मेरे को जाने में टाइम लगेगा, क्यों? मेरी जो लेंथ है घर की, डिस्टेंस है, वो ज्यादा हो। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? पहला क्या कहता है कि लेंथ के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, V इक्वल टू आई। ठीक है, तो क्या है? लेंथ के ऊपर डिपेंड है। सबसे पहले रेजिस्टेंस है जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L। ओम्स लॉ का जो फर्स्ट नियम है वो क्या कह रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ। तो अभी मैंने एग्जांपल के द्वारा बताया, एक तो जहां से 1 किलोमीटर दूरी पे है, एक 10 किलोमीटर दूरी पे है। तो पहले कौन पहुंचेगा? जिसकी डिस्टेंस, जिसकी लेंथ कम है। ठीक है, तो ये क्या है? डिपेंड करता है डिस्टेंस लेंथ के ऊपर। दूसरा आ जाता है बेटा, वही एग्जांपल कर रहे हैं जहां से जा रहे हैं हम A B, जहां से घर जाना है, इसने जाना है 1 किलोमीटर और इसने जाना है 10 किलोमीटर। तो पहला क्या था कि जो जिसकी लेंथ कम है, जिसकी डिस्टेंस कम है, वो जल्दी जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब क्या बेटा? लेंथ के बाद एरिया पे आ जाता है। अब मान लो मैं घर जा रहा था, मेरे को कोई करो 10 मिनट लग रहे थे, जिसमें रोड पे जा रहा था वो रोड पतली थी, मेरे को जाने के टाइम 10 मिनट लग रहे थे। अब मैं जिस रोड पे जाऊंगा वो रोड चौड़ी होगी, बहुत ज्यादा ब्रॉड चौड़ी रोड पे एरिया बढ़ गया। ठीक है, एरिया बहुत बढ़ गया। तो क्या है, मेरे को ट्रैफिक मिला भी तो कोई बात नहीं, बहुत बड़ी रोड थी, हाईवे पे जा रहा था। ठीक है, एक तो आप छोटी सड़कों पे जाते हो, समय ज्यादा लगता है। एक बड़ी चौड़ी सड़कों, हाईवे होते हैं जो, कोई 4 लेना, कोई 6 लेना, उस पर आप जा रहे हो तो आपको टाइम कम लगता है ना। तो जो रेजिस्टेंस है, दूसरा क्या है? रेजिस्टेंस क्या है? इनवर्सली मींस उल्टा, प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, इन दोनों को मैं मिला दूं तो क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी? L अपॉन A, ओम्स लॉ जाएगी। ठीक है, आपने देखा होगा जो वायरिंग होती है आपके घरों में, घर के अंदर वायरिंग होती है वो बिल्कुल पतली हो, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज जो मेन बाहर से वायर आ रही है, बाहर से करंट लेने वाली वायर आ रही है, वो हमेशा मोटी होती है। अगला कहता है 10 mm 20 mm ये यूज कर लो, ज्यादा यूज करो mm, कि वो मोटी होएगी। जितनी मोटी होएगी उसकी रेजिस्टेंस उतनी ही कम होएगी। ठीक है, एरिया क्या है? इनवर्सली लिखा है। जितनी वायर आप मोटी यूज कर रहे हो, वही बात है जितनी बड़ी सड़क, चौड़ी सड़क यूज कर रहा था तो मेरा जो टाइम था वो सेव हो रहा था। इसीलिए ये इनवर्सली है, जितना एरिया बढ़ेगा बेटा, जितना एरिया बढ़ रहा है, ठीक है, जितनी मोटी वायर यूज कर रहे हो उसी की रेजिस्टेंस जो कम हो रही है। रेजिस्ट करना, अपोज करना जो करंट के अगेंस्ट है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना हमेशा। तो ये क्या गया? R इक्वल टू L बाई A। अब
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल वर्ड लगा है तो इसको हमने खत्म करना है, ठीक है, इसको हमने खत्म करना है। तो आर क्या आ गया, ये तो था ही था एल अपॉन ए, तो जहां एक नई एंट्री होगी रो, इसको कहते हैं बेटा आर एच ओ, रो। रियोस्टेट रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, रजिस्टर्स लगते हैं इनके अंदर, ठीक है। तो क्या है, अब अपने को नई चीज पता चल गई, अब इसमें हमें नई चीज पता चल गई कि जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, देखो अब मैं जो रेजिस्टेंस है बेटा, ठीक है, रजिस्ट का मतलब आप समझ रहे हो अपोज, करंट अपोज करना, कि करंट के अगेंस्ट रजिस्ट करना, कि करंट आपका अच्छा फ्लो। इसके आप थोड़े से एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लो मेरे पास गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, मेरे पास 4 तरह की वायरिंग है, गोल्ड, एल्यूमिनियम, सिल्वर और कॉपर, ठीक है। अब इसमें से सबसे ज्यादा रजिस्टिविटी है जो वो एल्यूमिनियम की है, सबसे ज्यादा रजिस्टिविटी है एल्यूमिनियम की है। तो इसीलिए आप कह देते हैं कि एल्यूमिनियम की जो वायरिंग है उसमें से करंट फ्लो सही अच्छा नहीं जाता। तो इसीलिए आप जो भी कोई आपकी बड़ी आइटम है होती, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिकल आइटम है वो आप प्रेफर करते हैं कि वो कॉपर में बने, ठीक है। इसका एक टेबल है, उसमें सबकी रजिस्टिविटी बताई गई है। जितनी ज्यादा रजिस्टिविटी मीन जितनी ज्यादा रजिस्ट करने की पावर है उतनी करंट फ्लो में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, सिल्वर की रजिस्टिविटी, सॉरी एल्यूमिनियम की रजिस्टिविटी सबसे ज्यादा है। अब क्या बेटा रेजिस्टेंस, अब मेरे पास मान लो 2 वायर है सेम लेंथ है, एक ये वायर है बेटा, एक मेरे पास 2 वायर है, दोनों की सेम ही लेंथ है और सेम ही मटेरियल है। अभी मैंने मटेरियल वाली वैसे आपको बात बोली नहीं ज्यादा, सेम लेंथ है दोनों की, दोनों जी एल्यूमिनियम की। तो इसमें से करंट ऑफ फ्लो किसमें ज्यादा फ्लो करंट होएगा, तो ये एरिया, क्योंकि जितना एरिया ज्यादा होएगा, एरिया ज्यादा हो गया उतनी खुला काम होगा, ठीक है। अब मेरे पास एक दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, मेरे पास 2 वायर है एल्यूमिनियम की, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का एरिया भी सेम है, एरिया भी दोनों का सेम है, दोनों की लेंथ भी सेम है, ठीक है। दोनों चीजें सेम है, फर्क है ये कॉपर है, एरिया सेम, लेंथ सेम। तो फ्लो ऑफ जो करंट है, फ्लो ऑफ चार्ज है, वो कॉपर की रेजिस्टिविटी कम है, कॉपर की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा कम है। तो इसका मतलब जो फ्लो ऑफ करंट होएगा वो इसके अंदर होएगा, फ्लो ऑफ करंट होएगा वो इसमें होएगा, ठीक है, कॉपर के अंदर फ्लो सही होएगा। तो मीन्स एक नई चीज पता चल गई। अब तक मैंने अपने पढ़ा था कि क्या है, जो करंट का फ्लो डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लेंथ पे और एरिया पे। तो अब मीन्स एक नई चीज पता लग गई कि जो डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड करती है, रो एल बाय, यहां से एक नया आपका फॉर्मूला आपको, ठीक है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे थोड़ा आपको मैं डिफरेंस बताता हूं, ठीक है। रेजिस्टिविटी को नोट करते हैं रो से। ये रेजिस्टेंस का एक मैं आपको सिंबल भी दिखाता हूं, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है। ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, ठीक है। रेजिस्टेंस भी 2 प्रकार की होती है, 2-3 प्रकार की। एक तो ये सिंपल रेजिस्टेंस है, एक आई थी वेरिएबल रेजिस्टेंस। जब ये इसके अंदर ये लग जाएगा तो इसका मतलब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल है, ठीक है। अब जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लेंथ पे, एरिया पे
लेकिन जो रजिस्टिविटी है वो डिपेंड करती है मटेरियल पे, मींस नेचर क्या है उस मटेरियल की, कैसा मटेरियल यूज कर रहे हो आप, उसकी नेचर क्या है। ठीक है, आप कॉपर यूज कर रहे हो, आप गोल्ड यूज कर रहे हो, आप सिल्वर यूज कर रहे हो, आप आयरन यूज कर रहे हो, आप एल्यूमिनियम यूज कर रहे हो, तो उसकी नेचर पे डिपेंड करती है। रजिस्टिविटी सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करती है कि उसका मटेरियल कैसा है। ठीक है, ये लेंथ और एरिया दोनों पे डिपेंड करती है, लेकिन रजिस्टिविटी अकेले मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करती है। क्लियर है। उसके बाद है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर मींस रेजिस्टेंस। रजिस्टर के बारे में मैं आपको बता दूं, रजिस्टर कभी देखोगे आप, उसके ऊपर जो कलरिंग की जाती है, उस पर कलर होते हैं, मान लो इस तरह का होता है वो, इसके ऊपर कलरिंग होती है। ठीक है, इस तरह की इनकी अलग अलग इनके ऊपर कलरिंग होती है। ठीक है, ये आगे +1 2 में करोगे आप। जो कलरिंग होती है इसका भी यूज होता है, इसका भी कारण होता है वो कलरिंग का भी, कि कितना रजिस्टर है, कितना उसका अपोज करने की पावर ऑफ रेजिस्टेंस कितनी है। ठीक है जी, चलो अपना छोड़ो इसको। अब रजिस्टर को अपन दो तरह से रखते हैं, किसी भी रजिस्टर को, एक सीरीज और एक पैरेलल। सीरीज और पैरेलल के अंदर, फॉर एग्जांपल सीरीज लेता हूं, मान लो मैं R1 R2 R3, ये क्या है सीरीज के अंदर है। एक होता है पैरेलल। ये पैरेलल है, R1 R2 और R3। करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो। अब इसके अंदर जो करंट जा रहा है, वोल्टेज जा रही है वो V1 V2 V3, वोल्टेज अलग अलग जा रही है सीरीज के अंदर। इसके अंदर जो करंट जा रहा है वो करंट अलग अलग हो रहा है, जहां I1 करंट है, जहां I2 करंट है, जहां I3 करंट है। ठीक है, जहां से कोई I करंट गया, ये 3 में डिवाइड हो गया करंट, ऊपर I1, नीचे I2, नीचे I3, लास्ट में जाके जहां से फिर वो दोबारा जो नोट हुआ करंट वो I करंट ही गया। अब जहां पे क्या है, जहां पे करंट जा रहा है वोल्टेज जा रही है जहां पे। ठीक है, वोल्टेज जा रही है, पहले वो V1 में डिवाइड होगी, V2 में होगी, V3 में, और लास्ट में यहाँ B में दोबारा वो रिसीव हो रही है नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, उसी तरह इसके अंदर पैरेलल में। अब यहीं से इनका फार्मूला बनता है। सबसे पहले अपन सीरीज का फार्मूला बनाते हैं। सीरीज में क्या है, हमने एक फार्मूला पढ़ा था V = I R, जहां पर वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, VS सीरीज में, तो यहां 3 ले लिया अपन ने, 1 2 3। तो पहले में क्या है VI RI, V1 मीन V1 R1 प्लस सेकंड में V2 RT, V3 R3। ठीक है, ये क्या है सीरीज के अंदर V1 R1 प्लस V2 R2 प्लस V3 R3। तो यहां से क्या आ गया बेटा VS = ठीक है, V मतलब बाहर आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये भी क्या था V
इक्वल टू क्या था आई आर, बी की जगह पे मान लो आई आर पुट कर दिया मैंने, जहां भी बी की जगह पे आई आर करना था। सॉरी थोड़ा गलत हो गया। दोबारा देखो बेटा, सॉरी, बी क्या है बेटा आई आर है, तो क्या है यहां पे वोल्टेज सीरीज की बात कर रहा हूं तो क्या है वी एस, V1 V2 V3, तो यहां पे मैंने पुट कर दी वैल्यू। अब यहां पे क्या था I1 R1 I2 R2 I3 R3। अब क्या है I R S, S स्टैंड फॉर सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो ये I करंट I1 I2 I3 मींस I लगा लो, तो ये क्या है R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये I से I कैंसिल हो गए, तो सीरीज का फार्मूला हो गया R1 R2 R3। सपोज कर लो मैं आपको बताता हूं सीरीज और जो पैरेलल है उसमें कितनी रेजिस्टेंस बढ़ती है कम होती है। मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं सारे ये रेजिस्टेंस 10 के ले रहा हूं, तीनों रेजिस्टेंस मैंने 10 के जान लिए, 10 के जान लिए। तो जो सीरीज है सीरीज में अब क्या होगी रेजिस्टेंस कितनी होगी, पुट कर दो वैल्यू 30 ओम। रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है ओम, ओ एच एम ओम। रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है ओम, ठीक है। तो अब क्या है जो पहले केस में सीरीज में ये कितनी आ गई आर एस 30 ओम, जो रेजिस्टेंस है वो 30 ओम हो। अब अपन सेकंड पे चलते हैं। अब सीरीज की बात करते हैं। B क्या है आई आर और I क्या है बेटा B अपॉन आर। तो मैं ले रहा हूं I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I। करंट क्या है मैंने जहां करंट था I जा रहा था I1 I2 I3, तीन जगह डिवाइड होने के बाद लास्ट में दोबारा जो मिला करंट वो I ही वापस हुआ, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 करंट। अब I किसके इक्वल है B बाय R, R के साथ P स्टैंड्स फॉर पैरेलल, पैरेलल कनेक्शन। तो यहां पे पुट करेंगे I1 अपॉन R1 I2 अपॉन R2 I3 अपॉन R3। तो ये B क्या था I किसके I B बाई आर है, तो यहां भी क्या आ गया B1 बटे, सॉरी ये गलत आ गया, ये थोड़ा लिखने में गलत हो गया। तो यहां भी B1 B2 B3, I क्या है B बाई आर है, तो यहां भी I क्या B बटे आर B बटे आर B बटे आर 1 बाय, ठीक है V1 बाय R1 V2 बटे R2 V3 बटे R3। तो अब क्या है ये B अपॉन RP, ये B कॉमन निकल गया यहां से 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, B से B कैंसिल हो गया, जहां से आपका फार्मूला बन गया पैरेलल का 1 बाय R1 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो वही सेम जहां पे पुट करेंगे, ठीक है। जो रेजिस्टेंस थी वो 10 ओम थी, रेजिस्टेंस थी 10 ओम, तो भी RP इक्वल टू 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 10 आ गया एलसीएम 1 प्लस 1 प्लस 1 बाय RP इक्वल टू मीन्स आ गया 3 बाय 10 और
RP आ गया 10/3 मीन्स जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल के अंदर कितनी आ गई 3.3 अप्रोक्सीमेटली ओम। तो देखो सीरीज में ये जो आई थी वो आई थी 30 ओम, सीरीज के अंदर ये थी और पैरेलल के अंदर ये है। इसीलिए जो वायरिंग कोटिंग की जाती है, अपनी वायरिंग की जाती है घरों के अंदर, वो पैरेलल में की जाती है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है जहां से न्यूमेरिकल 100% आता है। ठीक है, दोनों के फार्मूले पैरेलल में क्या है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और सीरीज में ये क्या है R1 प्लस R2 प्लस R3। इसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट टॉपिक अपना हीट जनरेटर। ठीक है, हीट जो जनरेट होती है, हीटिंग इफेक्ट होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था हीट जनरेटेड मींस हीटिंग इफेक्ट। मैंने पहले थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो टकराते हैं इनसे। जब कोई चीज किसी से टकराती है तो वहां पे क्या है बेटा हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है। ठीक है, इसी के ऊपर अपना आता है हीट जनरेट, हीटिंग इफेक्ट। अब क्या है बी क्या होता है, पहले अपन किया पीछे पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, कि एक चार्ज 10 चार्ज 50 चार्ज कितना वर्क कितना काम कर रही है। तो V क्या है W/Q। तो यहां से W क्या आ गया B इंटू क्यू। W क्या आ गया बेटा B इंटू क्यू। अब सबसे पहले करंट की डेफिनेशन क्या थी, करंट था I इक्वल टू क्यू अपॉन T। तो यहां से क्यू क्या आ गया I इंटू T। तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं क्यू की I इंटू T। इज इट क्लियर बेटा। तो वर्क को मैं किस में ले रहा हूं, हीट की बात कर रहे हैं तो वर्क को मैं H लिख रहा हूं हीट। अब सेकंड न्यूमेरिकल मैंने किया था V इक्वल टू आई आर। तो V की जगह पे मैंने क्या कर दिया आई आर और क्रॉस क्या था आई टी। तो हीटिंग इफेक्ट क्या बन गया आई इंटू आई स्क्वायर आर टी। ये एक नया फार्मूला। अगर आपको कई जगह रेजिस्टेंस दिया, करंट दिया, टाइम दिया है तो आप हीट का ये फार्मूला लगाओगे। ठीक है, अगर आपके पास कहीं रेजिस्टेंस नहीं दी, आपके पास वोल्ट दिया है, करंट दिया है और टाइम दिया है तो आप जे वाला फार्मूला लगाओ। वो आप देखो कहां किस फार्मूले का यूज करना है, जैसा आपको न्यूमेरिकल्स में दिया गया H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। मोस्ट इंपोर्टेंट है हीटिंग इफेक्ट। इसके बाद आता है ऑलमोस्ट आपका लास्ट टॉपिक, ऑलमोस्ट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अभी मैंने पढ़ा H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जो इसकी डेफिनेशन है जूल्स की, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसको कहीं रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इसको कोई जाल करने की जरूरत नहीं है, अपने को यही से पता चल रहा है हीटिंग इज, हीटिंग क्या है। पहला केस देखो, इसको अगर मैं अलग अलग करूं आई स्क्वायर डायरेक्ट है ये, सेकंड केस में आई के डायरेक्ट है, थर्ड केस में टाइम के डायरेक्ट है। तो ये क्या आएगा, पहला आएगा स्क्वायर ऑफ करंट, सेकंड रेजिस्टेंस, थर्ड टाइम। तो इसको रट्टा लगा के इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन करने की जरूरत नहीं है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है, सिंपल अपने ध्यान में है ये चीज। तो क्या आ जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, सॉरी यहां पे मैं गलत ले गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। फिर आता है भाई इलेक्ट्रिक बल्ब। इसी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या हीटिंग इफेक्ट के ऊपर, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब की बात आती है। इलेक्ट्रिक बल्ब का काम क्या होता है, जब कोई चीज ज्यादा हीट होती है, ज्यादा हीट होने के बाद वो लाइट जनरेट कर देती है, लाइट निकलती है, ठीक है। तो उसी के ऊपर लाइट निकलती है मींस बल्ब बनता है, ठीक है।
बल्ब के अंदर जो मटेरियल यूज किया जाता है बेटा वो बताता हूं मैं आपको, टंगस्टन यूज किया जाता है, टंगस्टन। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि टंगस्टन ही यूज क्यों किया जाता है। अब देखो मान लो एक मेरे पास ये वायरिंग है, अब ये जितनी वायरिंग पतली होएगी, एरिया जितना कम होएगा, उतनी क्या है थोड़ी हीट से वो गर्म हो जाएगी, लाइट अप होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब जो बल्ब है, बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो बिल्कुल बारीक होता है, बिल्कुल पतला होता है, एरिया बिल्कुल ना बराबर होता है, और उस फिलामेंट में से हीट पास, करंट पास करते हैं, ठीक है, चार्जेस जाते हैं तो उसको गर्म करते हैं। जब वो हीट होना स्टार्ट हो जाता है तो उसमें से लाइट निकलती है। अब बात आती है कई बार जितनी ज्यादा हीट जाएगी, जितना ज्यादा करंट जाएगा, वो क्या है ब्रेक डाउन हो सकता है, टूट सकता है वो। जैसे फ्यूज के अंदर होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज इसी के ऊपर ही है, इलेक्ट्रिक फ्यूज है। फ्यूज में क्या होता है, अब आज के टाइम में एमसीबी चल रही है, ठीक है, मेरे को बताना आप इसमें एमसीबी की फुल फॉर्म बता देना। घरों में एमसीबी होती है, ठीक है, जैसे ही ज्यादा करंट, ज्यादा वोल्टेज अंदर आ गई तो वो क्या एमसीबी टूट जाती है, गिर जाती है नीचे, ठीक है, तो क्या सप्लाई बंद हो जाती है। आपके जो एप्लीकेंसेज है, इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंसेज है, वो सेव रहते हैं, वो खराब नहीं होते, ठीक है। तो क्या है इसके अंदर हम टंगस्टन का यूज करते हैं। टंगस्टन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है 3380 डिग्री सेल्सियस है, इतने टेम्परेचर पे जाके ये मेल्ट होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है इसका। तो मींस इसमें से कितनी ही हीट जाती रहे, कितनी गर्म होता रहे, ये लाइट अप होता रहेगा, लेकिन ये क्या है जल्दी जल्दी खराब नहीं होगी। टंगस्टन का क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट है 3380 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए टंगस्टन यूज करते हैं। अब जो बल्ब होता है आपका, बल्ब के अंदर इस तरह ये कोटिंग की जाती है। अब अगर ये टंगस्टन ना एयर के कांटेक्ट में आ जाए, ऊपर वाली ना कवरिंग हो, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब इसको ऑक्सीडाइज एयर के साथ, पिछले चैप्टर्स में आपने पढ़े होंगे कि ऑक्सीडाइज होता क्या है, ऑक्सीडाइज होना, ठीक है। अब इसको गिलास जो ऊपर इसके कांच की कवरिंग होती है ट्रांसपेरेंट, उसके अंदर इनर्ट गैस, इनर्ट बोलो या आर्गन, मेन इसमें इनर्ट ना बोलना, इनर्ट ना, इसके अंदर आर्गन गैस ही होती है। जो आर्गन गैस जहां फ्रीली घूमती है कि ये ऑक्सीडाइज होती है, ठीक है। तो बल्ब की जो वर्किंग है वो इसके ऊपर है, ठीक है। टंगस्टन का फिलामेंट है, वर्किंग में क्या आएगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बल्ब की जो, ठीक है, जो भी इसमें लॉ चल रहा है वो लॉ यही चल रहा है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।